Hello students, in today's brief session we will discuss Faraday's law of electrolysis, and it's an important topic of electrochemistry, right? Faraday's law. तो इस लॉ को समझने के पहले हमें जानना होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। तो एज्यूम कर लो कि कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है लाइक एक्व सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और इस सोल्यूशन में हमने एक इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया, राइट। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो फिर इस कॉपर के इलेक्ट्रोड पे जितना अमाउंट कॉपर का डिपॉजिट होगा, that is Cu2 plus from the solution takes 2 electron and changes to copper solid, और ये इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करी। अगर उसे हम Q मान लेते हैं तो ये Q और जो मास डिपॉजिट हुआ है W, इसमें आपस में रिलेशन क्या है। तो इसी रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है फेराडेज लॉ। तो फेराडेज का फर्स्ट लॉ क्या है? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वेन एवर एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, then the amount of substance reacted or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of charge passed. That is यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? That is W is proportional to charge, that is Q. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इस ऑब्जर्वेशन को हम देखें, अगर आपने चार्ज 2 कूलम का फ्लो किया है और एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर x ग्राम डिपॉजिट हो जाता है इलेक्ट्रोड पे, या फिर x ग्राम की जो क्वांटिटी है वो गैस या फिर कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रोड पे, और अगर हमने चार्ज को डबल कर दिया, लाइक हमने 2 कूलम चार्ज को 4 कूलम चार्ज कर दिया, एंड कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट, तो आप देखोगे कि जो अमाउंट ऑफ मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है या फिर लिबरेट हो रहा है, ये आपका यहाँ पे 2x ग्राम आ जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, राइट। अब Q भी आपको पता है कि इट्स इक्वल टू I इंटू टी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम। अब सपोज करो कि हमने टाइम को कांस्टेंट कर दिया, टाइम को फिक्स कर दिया कि हमने 10 मिनट के लिए ही इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को पास करना है, राइट। टाइम कांस्टेंट कर दिया। तो अगर आपने 1 एम्पियर करंट फ्लो किया है और x ग्राम डिपॉजिट होता है, तो 2 एम्पियर करंट के लिए ये 2x ग्राम डिपॉजिट होगा। नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं कि इस बार I को चेंज करते हैं, I को कांस्टेंट रखते हैं और टाइम को चेंज करते हैं, राइट। अब हमने करंट ले लिया कि हमें 2 एम्पियर करंट ही फ्लो करनी है, लेकिन टाइम क्या रखेंगे? 5 मिनट का। तो 5 मिनट पे जितनी क्वांटिटी डिपॉजिट हो रही है, अगर हमने 10 मिनट का सेम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया तो फिर डबल क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की। तो इसे हम लोग फेराडेज फर्स्ट लॉ कहते हैं। तो हियर जब इसे आप इक्वेट करोगे तो W इज इक्वल टू ZQ, और Z यहाँ पे क्या है? इट्स अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब ये क्या होता है? तो एज्यूम करो कि अगर आपने क्वांटिटी ऑफ चार्ज को 1 कर दिया, इट्स अ 1 कूलम, राइट। तो फिर जो अमाउंट डिपॉजिट होगा, जितनी भी अमाउंट डिपॉजिट होती है किसी सब्सटेंस की, वो अमाउंट उस सब्सटेंस के लिए Z की वैल्यू दे देगा, यानी कि Z इज इक्वल टू W वेन एवर Q इज इक्वल टू 1 कूलम। बात आ गई समझ में? तो ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि गिवन कंडीशंस पे अगर हमने चार्ज को फिक्स कर दिया तो अमाउंट भी हमारा क्या होगा? फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हम देखेंगे कि अमाउंट कितना डिपॉजिट हो रहा है, जो भी अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है वो हमें Z की वैल्यू दे देगा, ठीक है। अंडरस्टूड? ओके। तो अभी हमने देखा कि जो W है वो Z के इक्वल आ गया है। यहाँ पे W इज इक्वल टू Z, यानी कि जो भी अमाउंट डिपॉजिट होगा वो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए Z की वैल्यू हो देगा। जैसे एज्यूम करते हैं कि हमने कॉपर की बात करी थी, राइट। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, इलेक्ट्रोड कॉपर का था। तो कॉपर का जो भी अमाउंट डिपॉजिट होता है, मान लेते हैं कि x ग्राम डिपॉजिट होता है, राइट। कब? जब 1 कूलम का चार्ज हमने फ्लो किया है। तो जो कॉपर के लिए Z की वैल्यू होगी वो x आ जाएगी, ठीक है। एक ऑल्टरनेटिव मेथड है Z को निकालने का, सिंस इट्स अ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और ECE, राइट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो दिस इज इक्वल टू बेसिकली इट्स अ रेशो ऑफ E अपॉन F। अब E यहाँ पे क्या है? E इज केमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं इसको, दैट इज इक्विवेलेंट वेट। तो ये उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट होगा, और इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकालते हैं? इट्स अ मोलर मास डिवाइडेड बाय N फैक्टर। N फैक्टर आपको याद होगा कि हमने रेडॉक्स में N फैक्टर कैलकुलेशन सीखा था, राइट। और F यहाँ पे क्या है? तो F इज़ अ कांस्टेंट विच इज़ कॉल्ड एज फेराडेज कांस्टेंट। F यहाँ पे क्या है?
फैराडेज कांस्टेंट है, राइट। अब जैसे आप देख रहे हैं कि फैराडेज कांस्टेंट क्या होगा, इट्स अ ई अपॉन जेड, और ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसे हम कहते हैं 96500, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है जो कि हम न्यूमेरिकल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, एंड इट्स अ कूलाम पर मोल, राइट। यानी 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पास करते हो तो कितने चार्ज कितने कूलाम के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 96500 कूलाम पर मोल। ये क्लियर है? ठीक है। तब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे मान लो कि मैं 1 मोल चार्ज की बात कर रहा था, लाइक 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात मैंने की, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 1 मोल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.022 और इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, राइट। और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, और ये वैल्यूज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपकी आएगी, दिस इज 96500 कूलाम पर मोल, राइट। तो इस तरह से हम लोग एफ फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर मैंने बात करी ई, दैट इज इक्विवेलेंट वेट। तो मान लो कि मैंने कॉपर के लिए इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है, और किसी रिएक्शन में Cu2 प्लस कैथोड पे रिडक्शन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे Cu2 प्लस ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं? 2। तो बेटा एन फैक्टर यहाँ पे कॉपर का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और कॉपर का एटॉमिक मास हमें पता है कि इट्स 63.5 AMU, राइट। तो 63.5 को हम लोग 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, जो कि इसका एन फैक्टर है इस रिएक्शन में, तो वो आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर दे देगा। इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है। अब देखते हैं कि इसका एक्सपेंडेड जो फॉर्मूला होगा फर्स्ट लॉ का, वो क्या आता है। तो फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला आपका था, अभी हमने लिखा था W इज इक्वल टू ZQ, राइट। फिर मैंने कहा कि ये Z जो है दिस इज इक्वल टू E अपॉन F इंटू Q, एक और फॉर्मूला आ गया। फिर हमने ये पढ़ा कि जो E है दैट इज मोलर मास अपॉन एन फैक्टर और इंटू फेराडे कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा इंटू Q। और एक और एक्सपेंडेड फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस हम चार्ज को क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम, राइट। तो W का फॉर्मूला यहाँ पे बेटा आ जाएगा MI इंटू टी डिवाइडेड बाय NF। मान लेते हैं कि जो एन फैक्टर है उसको हम लोग यहाँ पर एन कह रहे हैं, राइट, NF। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्मूला आ गया। आपने क्या करना है कि कोई लेंदी मेथड को अडॉप्ट नहीं करना है इस न्यूमेरिकल को, जो फेराडे लॉ पे बेस्ड है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको यूज़ करना है MIT बाय NF। M यहाँ पे होगा मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, I इलेक्ट्रिक करंट, T टाइम, एंड एन फैक्टर F फेराडे कांस्टेंट। जैसे अभी हमने कॉपर का केस लिया, तो कॉपर के केस में M की वैल्यू आएगी 63.5, करंट क्वेश्चन में दिया होगा, टाइम गिवन होगा, एन फैक्टर हमने यहाँ पे 2 निकाला, और फेराडे कांस्टेंट क्या है? इट्स अ फिक्स क्वांटिटी विच इज़ 96500 कूलम पर मोल। ये बिल्कुल ईजीएस्ट मेथड हो जाएगा W को फाइंड करने का, ठीक है, ये क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं फेराडेज सेकंड लॉ की। तो व्हाट इज सेकंड लॉ? तो फेराडे का सेकंड लॉ कहता है कि whenever 2 or more electrolytic cells are connected in series, then mass of substances reacted or liberated at any electrode is directly proportional to its chemical equivalent or equivalent weight। तो सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब क्या है? ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब है कि हम सेम करंट फ्लो करने जा रहे हैं। अब एज्यूम कर लो कि यहाँ पे मैंने 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशंस ले लिए, और 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशंस किसके हैं? एक सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन मान लेते हैं, एक दूसरा सोल्यूशन हमने कॉपर सल्फेट एक्वस। याद रखना कि सिल्वर नाइट्रेट जितने भी होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट भी एक्वस सोल्यूशन देगा, कॉपर सल्फेट वाटर में सॉल्युबल है, ये भी एक्वस सोल्यूशन देगा, और एक है जिंक सल्फेट, ये भी आपका एक्वस सोल्यूशन देगा। ये 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को हमने कनेक्ट कर दिया है, और सीरीज में कहने का मतलब है कि इनमें सेम करंट की वैल्यू यहाँ से फ्लो होने वाली है। अब आपने क्या करना है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो सर्किट होगा उसे हम कनेक्ट कर देंगे इलेक्ट्रोड्स को, जिससे कि सेम करंट इसमें फ्लो हो। तो आप देखेंगे कि जो कैथोड होगा फर्स्ट सेल का, लेट्स से इट्स ए सेल, तो फर्स्ट सेल में सिल्वर डिपॉजिट होगा, सेकंड सेल में कॉपर डिपॉजिट होगा, और थर्ड सेल में जिंक डिपॉजिट होगा। तो सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर आपने तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से सेम करंट फ्लो किया है, सेम टाइम के लिए फ्लो किया है, तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर ये 3 अलग अलग यहाँ पे मेटल्स हैं जो डिपॉजिट हो रहे हैं, तो जिस मेटल का इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा होगा, या मानते हैं कि मैक्सिमम होगा, उसका अमाउंट भी मैक्सिमम ही डिपॉजिट होगा। मतलब 2 के कंपैरिजन में तीसरी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। एक एक करके हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि सिल्वर का जो इक्विवेलेंट वेट है वो मोलर वेट 108 होता है AMU, और आप देखोगे सिल्वर नाइट्रेट में Ag प्लस NO3 नेगेटिव है, तो Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और Ag में चेंज होगा, मतलब एन फैक्टर इसका 1 है, ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कॉपर की। तो कॉपर के केस में देखते हैं कि जो इक्विवेलेंट वेट है
वो है आपका 63.5 यानी कि मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, राइट। और जिंक का इक्विवेलेंट वेट होगा 65.3 जो इसका एटॉमिक वेट है डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आ रही है? बिल्कुल सही कहा आपने, इट्स अ सिल्वर। सिल्वर का 108 आ रहा है इक्विवेलेंट वेट। इसका मतलब कि अमाउंट ऑफ सिल्वर यहाँ पे जो डिपॉजिट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। सेकंड क्या है? जिंक का इक्विवेलेंट वेट। थर्ड क्या है? कॉपर का वेट। इसका मतलब कि अगर आप वेट को कंपेयर करते हैं तो जो वेट आपका आएगा दैट वेट ऑफ सिल्वर इज़ ग्रेटर देन वेट ऑफ जिंक इज़ ग्रेटर देन वेट ऑफ कॉपर। सही है ना, कंपेयर कर लिया हमने। लेकिन अब लॉ पे आते हैं। लॉ कहता है कि जो अमाउंट ऑफ मेटल या सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है या लिबरेट हुआ है, राइट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके अपने केमिकल इक्विवेलेंट के, राइट। तो जब इसे इक्वेट करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा दैट इज डब्ल्यू अपॉन ई इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि एक कांस्टेंट आ गया, क्योंकि यहाँ से जब इसे इक्वेट करोगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा इनटू ई आ जाएगा। तो डब्ल्यू अपॉन ई क्या आ गया? कांस्टेंट की आ गया, राइट। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम सिल्वर के वेट को उसी के इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं तो ये रेशो जो होगा ये कॉपर के वेट और कॉपर के इक्विवेलेंट वेट के रेशो के बराबर होगा, राइट। या फिर ये जिंक के वेट और जिंक के इक्विवेलेंट वेट के भी बराबर होगा, राइट। तो एक इक्वेशन यहाँ पे हमने लिख दिया डब्ल्यू जेड एन अपॉन ई जेड एन। अब देखो क्वेश्चन में क्या होगा कि क्वेश्चन में मान लेते हैं कि सिल्वर का वेट दिया हुआ है, राइट। ये सिल्वर का वेट दिया है, इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकाल लेंगे अपने आप, एन फैक्टर इसका 1 है, निकल आएगा। और हमें निकालना है कॉपर का कितना वेट डिपॉजिट होता है। तो हमें इन दो फॉर्मूले को, मतलब इन दोनों को इक्वेट करना है और जो मिसिंग क्वांटिटी हमारी डब्ल्यू सी यू है ये निकल आएगा, क्योंकि 3 क्वांटिटीज़ नोन है। इक्विवेलेंट वेट हमें कॉपर का पता है, सिल्वर का पता है और अमाउंट ऑफ सिल्वर क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसी तरीके से सेकंड और थर्ड को जब इक्वेट करेंगे तो जिंक का अमाउंट भी आ जाएगा, या फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वेट करेंगे तो भी जिंक का मास आ जाएगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स इस पे पूछे जाते हैं। और ये भी आप देखोगे तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं फर्स्ट लॉ पे बेस्ड भी है। कैसे? तो ये देखते हैं। जैसे अभी आपने लिखा है कि W इज़ प्रोपोर्शनल टू E, राइट। और यहाँ पे मैंने कह दिया कि W जो है वो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? दैट इज इक्वल टू जेड क्यू। बात समझ रहे हो? और मैंने कहा था इस सीरीज़ में कनेक्टेड है, मतलब क्यू सबके लिए सेम होगा। इसका ये मतलब है कि W1 अपॉन E1 को हमने इक्वेट किया था W2 अपॉन E2 से, और W1 को फर्दर कह रहे हैं हम लोग Z1 इंटू क्यू, क्योंकि क्यू तो सेम है। तो फिर ये फॉर्मूला आ जाएगा Z1 क्यू अपॉन ये W2 है यहाँ पर, राइट, अपॉन Z2 क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा E1 अपॉन E2, राइट। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्यू कैंसिल हो गया, यानी कि Z जो प्रोपोर्शनल होगा वो किसके होगा? E के होगा, राइट। और Z का फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया था? E अपॉन एफ, और F कांस्टेंट है तो वैसे भी देखेंगे तो Z E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आई होप आपको फैराडेज का फर्स्ट लॉ, आपको सेकंड लॉ समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नर्स्ट इक्वेशन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात भी करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।